हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 सेकेंड टर्म का, ठीक है ना, सेक्शन बी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था, आप उन्हें ज़रूर देख लिए होंगे, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो चलिए आज हम लोग सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और इस सेक्शन बी में आप स्टूडेंट आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन आपके साथ आपके पास अगर सेट होगा तो आप देख सकते हैं 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इस 7 क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको केवल मात्र जो है वो 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू जो है, मार्क्स जो दिया रहेगा आपको 3 नंबर का। तो 3 × 5 = 15 है ना, 15 नंबर का, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ लिख लिया है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको करना क्या है, बोल रहा है इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किसका मान ज्ञात करना है स्टूडेंट? cos के पावर 4x dx का। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, आपको इसका वैल्यू निकालना, ठीक। तो देखो कितना सिंपल से हम लोग बनाएंगे। ओके, तो क्या स्टूडेंट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, cos के पावर 4x को cos² x का स्क्वायर, है ना, dx। देखिए क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते स्टूडेंट? अगर मान लीजिए x की पावर 4 है तो क्या x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से cos के पावर 4x को cos² x करके ऐसा किया। सर ऐसा करने से क्या फ़ायदा, या आपने क्यों ऐसा किया, इसके बारे में बता रहा हूँ स्टूडेंट। देखिए हम लोग जानते हैं cos² थीटा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, cos² थीटा का 1 + cos 2θ/2, ठीक है ना, आप जानते भी होंगे। cos² थीटा का 1 + cos 2θ/2 होता है, ठीक। तो हम वही यूज करेंगे। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन आपने लिखा cos² x, तो देखो cos² या थीटा नाम से है तो थीटा वाला यूज करेंगे, थीटा लिख रहा है। यहाँ पर x है तो x का नाम यूज करेंगे, समझ रहे बात को। तो हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x, है ना भाई, बटा 2 का 2। अच्छा ये तो मैंने cos² x का लिखा है, अब ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रहने दीजिए, dx। क्लियर है जी। अब बताइए ये जो है स्क्वायर जो है ये a + b का होल स्क्वायर में आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा तो हम लोग सभी जानते हैं a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² यानी कि cos² 2x, ये b है तो इसका स्क्वायर, a² + b² + 2ab, तो 2 × a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू cos 2x। एकदम आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये जो बटे 2 है क्या करोगे आप, तो बटा 2 का भी स्क्वायर तो इसके लिए भी है ना, तो बटा में हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अच्छा तो अब ध्यान दो, ये जो बटे में 4 जो नंबर है यानी कांस्टेंट जो है हम इसे बाहर कर सकते हैं 1/4। ओके, तो ये हमारा कितना मिला, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये प्लस cos² 2x प्लस 2 × 1 2 cos 2x dx। यहाँ पे dx छूट रहा है, ठीक है ना। अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है स्टूडेंट, अब तो दिख रहा है ना। चलो अब गौर करना स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रेशन है सभी पार्ट के लिए, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए, तो हम लोग सभी के लिए अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर होगा आपका? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इधर मेरे पास स्पेस है इसलिए मैं उधर लिखना चाहूँगा 1/4 का 1/4। चलो ऐसा लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि 1/4 सबके लिए है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग करने के लिए। तो इंटीग्रेशन 1 और ये dx यानी कि 1 dx के लिए, प्लस ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन इसके लिए भी लगेगा, तो इंटीग्रेशन cos² 2x dx लग गया। ओके अच्छा, प्लस इंटीग्रेशन 2 cos 2x, दिख रहा है यार, ठीक है, 2 cos 2x dx, ठीक है।
देखिए ब्रैकेट इसलिए लगा दिए हैं कि 1/4 जो है, देखिए वहाँ में 1/4 था ना, तो सबके लिए है ना स्टूडेंट, तो ये पहला इंटीग्रेशन दूसरा तीसरा इस तरह कर रहे हैं तो सबके लिए गुना होना चाहिए, तो दिखना चाहिए। अरे कुछ क्या हो गया, हाँ चलो जी आगे बढ़ते हैं। 1/4। अब बताइए, जिसका आप इंटीग्रेशन जान रहे हो उसको लिख दीजिए, और जो आगे ब्रेक हो सकता है उसको उस तरह लिखेंगे। जैसे देखिए 1 × dx मतलब dx है ना, तो 1 dx या बोलिए या dx बोलिए, एक ही बात है। तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ठीक, क्या हो गया, x प्लस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर 2x है एक्चुअली, है ना, cos स्क्वायर क्या है, 2x है। तो यहाँ पर हम लोग cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसको फिर से ब्रेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। हाँ, तो cos स्क्वायर का फॉर्मूला भी जस्ट बताया था, cos स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 + cos 2 θ/2। तो उसी तरह से ब्रेक करेंगे, 1 + cos 2 θ, थीटा बोले तो यहाँ 2x है बटा 2। बात समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ dx, इसका मैंने ब्रेक कर दिया। जिसको जान रहे हैं इंटीग्रेशन हो जाता है तुरंत कर दो, और जो आगे ब्रेक हो सकता है उसको करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए प्लस 2 का 2, ये मेरा कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अच्छा स्टूडेंट आप बताओ यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि सिंगल कॉस है ना, कॉस का इंटीग्रेशन वो जानते हैं, कॉस का क्या होता है, साइन x, है ना, कॉस का होता है साइन x, यानी कि साइन 2x। कॉस का हो गया साइन 2x। देखिए x के साथ यह नंबर है, एक साथ यहाँ कांस्टेंट कितना है, 2, तो हम उस नंबर को बटे में लिखते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 1/4 का 1/4, x का x, प्लस का प्लस। देखिए 2 मैंने बाहर कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 बाहर कर रहा हूँ, यानी 1/2 इसका बाहर हो गया, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, है ना, इसका जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए 2 बाहर हुआ है, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब dx है एक्चुअली, ठीक है ना, तो ऐसा 1 समझो। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, ठीक है, प्लस ये देखिए cos 4x एक्चुअली, है ना, 2 × 2 4x हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x, और बटे में क्या लिखोगे, 4। बिल्कुल बहुत अच्छे, 4, क्योंकि x के यहाँ कोफिशिएंट 4 मिल जाएगा, तो 4 बटे में हो जाएगा। ये मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है अब, ठीक है। अच्छा प्लस ये 2 से 2 काट दो भाई, ये तो इंटीग्रेशन हो चुका था, है ना, खाली लिखा रहा है इसी तरह से। तो साइन 2x, एकदम बेहतरीन, आप फ्रेश उतारिएगा स्टूडेंट, है ना। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो चुका है ना। तो अब थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख दूँ, ये सबसे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर दिख रहा था, अब पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं एक लाइन और अच्छा से लिख देता हूँ भाई, ये लाइन था ये वाला, देखिए इस दूसरे वाले पार्ट को आप ये जो है नीचे ही लिखेंगे, है ना, लेकिन मेरे पास स्पेस इधर था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। गुणा करते हैं इसको, तो ये भाई x/4 हो जाएगा, 1 × x, तो x/4, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, प्लस देखिए इसको गुणा करिए, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा 1/8, और जो 1/8 इस पूरे पार्ट के लिए हो जाएगा गुना, है ना, गुना तो आपको आता ही है स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, x/8। ओके जी, 1/8 हो चुका है, इसके साथ गुना हो गया x/8, यहाँ 1/8 है, इसको साथ गुना करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, प्लस साइन 4x/32, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 हो चुका है, 1/8, क्योंकि ये 4 जो 1/4 जो है यहाँ पर गुना होगा, सबके साथ में गुना होगा जी। तो हम पहले यहाँ लेके आ गए 1/4, और 1/4 यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, सही है, प्लस अब इसके साथ ये जो 1/4 है इसके साथ गुना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, साइन 2x/4, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, अब गुना जो है वो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप गुना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ इसलिए ब्रैकेट लगा रखा था, ब्रैकेट आप अच्छे सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन और लिख दूँ मैं और अच्छे से, क्योंकि एक जात का लग रहा है, एक टाइप का लग रहा है, x/4 प्लस x/8, तो इसको आप ऐड कर लो तो ये मिलेगा 3x/8, है ना, कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि एलसीएम में 8 आ जाएगा,
फिर 4 से डिवाइड करेंगे 2x, हाँ बिल्कुल 3x/8 आ जाएगा, प्लस साइन 4x/32 प्लस साइन 2x/4। ओके, और लास्ट में आप प्लस c लिख लीजिए इंटीग्रल कांस्टेंट। थोड़ा देखिए तो भाई अच्छा से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, अगर चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और इसको एकदम फ्रेश से लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते फिर, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इवैल्यूएट, ये भी माने ही निकालना स्टूडेंट, है ना। एक्स साइन इनवर्स एक्स मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, बाई रूट ओवर 1 - x² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये भी आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा बना सकते हैं इसे। देखो सोल्यूशन कैसे करोगे आप यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लीजिए, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, ठीक, मान लिया आपने। तो अब इसे आप डिफ्रेंशिएट करो तो जी साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट, पता है? नहीं, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 - x², ठीक है, आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो इतना होता है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लेट करते हैं उससे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन √1 - x² लिखेंगे dt बटा में dx, ये dx इधर लेके आ जाइए, 1/√1 - x² dx बराबर क्या हो जाएगा भाई dt, ठीक है ना। ये मैंने इसी तरह बता दिया था। चलिए अब यूज कर लेते हैं। अच्छा एक बताओ, साइन इनवर्स एक्स को तो आपने t मान लिया, अगर मैं बोलूँ x बराबर लिखने का, तो x बराबर क्या लिख सकते हो, x यहीं रहने दोगे तो साइन t हो जाएगा, इन्वर्स उधर चल जाएगा तो साइन t हो जाएगा ना। तो हम x बराबर और लिख सकते हैं साइन t, जरूरत पड़ने पर वो यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, है ना। साइन इनवर्स एक्स जो आपने पहले लेट किया है उसे आपका वैल्यू पुट कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स को आपने t वाला था तो t लिख लो, फिर बचा x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं भाई, साइन t, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन t। अच्छा, और बाकी बचा हुआ टर्म है 1/√1 - x² और dx का वैल्यू क्या आएगा, क्या सेट करेंगे उसके लिए। तो देखो 1/√1 - x² dx का वैल्यू कितना है, उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं dt, ठीक है ना। तो ये dt, ठीक। देखो क्वेश्चन जो है तो उसको बनाना ही ना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना, हड़बड़ाने से नहीं ना होगा, कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, t × साइन t dt, ऐसा ना डायरेक्ट मत गुणा कर दीजिए t × t², ऐसा नहीं करिएगा, ये साइन t है और ये t अलग है, ठीक है ना। तो t × साइन t। अब बताइए इंटीग्रेशन में पार्ट्स में आप u × v मानते थे, u किसको मानते थे, जो आइलेट के हिसाब से, है ना, आइलेट के हिसाब से पहले जो आता था उसे आप u मानते थे। देखिए ये मेरा t जो है और ये साइन t, साइन जो है वो ट्रिमेटिव फंक्शन है, और ये जो t जैसे ऐसा समझ लीजिए, ऐसा है स्टूडेंट, x × साइन x है, ये tt में ना गया है ना। इसीलिए न तो आप x साइन x को कैसे लिखते हैं आप बताइए, तो x साइन x को क्या लिखते हैं, तो x को आप बोलते हैं ये मेरा अलजेब्रिक है, तो ये मेरा अलजेब्रिक a है, और ये साइन x है ट्रिमेटिक है। तो पहले बताइए इसमें पहले कौन आता है, बोलिए इन्वर्स, सर इन्वर्स तो है नहीं, उसका काम खत्म। ए लॉगरिथम तो नहीं है, तो फिर क्या आता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक वाला ये मेरा क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा v, ऐसा मानते थे ना, ठीक है। तो देखो तो ये हमारा हो जाएगा u और ये हो जाएगा v, क्लियर जी, ये समझ कर चलेंगे। अच्छा u v को कैसे सेट करते थे, तो u को बाहर, v को इंटीग्रेशन में, जैसे मैं थोड़ा सा और कर दूं आपको अच्छा से दिखे, हाँ भाई, u बाहर यानी कि t बाहर, v का इंटीग्रेशन यानी कि साइन t dt माइनस ब्रैकेट d/dt, क्योंकि tt में है तो d/dt। अच्छा किसको, u को, u बोले तो t इंटू इंटीग्रेशन, v को, v बोले तो साइन t dt का होल dt।
देखिए आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं, u और v को सेट करने का तरीका क्या होता है भाई, है ना, ये मैंने पढ़ाया है आप लोग को। u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स यू होता है, फिर इंटीग्रेशन v dx का होल dx लिखते हैं। देखिए आप u और v इस तरह अगर समझ रहे होंगे तो ये यहाँ पर सेट कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन सेट कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई ये भारी चीज़ नहीं है। ओके, तो इसको मिटा देता हूँ भाई। इधर मेरे पास स्पेस है, मैं इधर लिखना चाहूँगा। हाँ चलिए जी, टी का टी बराबर के बराबर है ना, टी का टी, साइन का इंटीग्रेशन बता दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ये हो गया माइनस कॉस टी, माइनस का माइनस, अंदर पहले ब्रैकेट वाला काम कर लेंगे इसको, इतना जो है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर है, इंटीग्रेशन करना, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी, ये डी टी, माइनस टी कॉस टी, ये तो हो चुका था। देखिए 1 इंटू माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी आएगा, और माइनस जो है वो बाहर कर सकते हैं तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये बचेगा क्या, कॉस टी डी टी, ठीक है जी। हाँ, माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस का इंटीग्रेशन स्टूडेंट साइन, है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो गया साइन टी प्लस सी। ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन ये सभी टी में है, हमको एक्स में लाना, क्योंकि क्वेश्चन तो एक्स में दिया था ना, ठीक है। तो देखो, और एक्स में दिया था, और दूसरी बात हम लोगों ने फंक्शन जो है वो साइन एक्स में माना है, यानी साइन को माना है, ठीक है ना, तो फंक्शन हमारे साइन में होने चाहिए, जो आंसर आना चाहिए वो साइन में ही आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सोचो, माइनस टी तो ठीक है भाई, कॉस टी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। सर काहे सर, कैसे क्यों दिया, कॉस थीटा जैसे 10th में पढ़ते थे, देखो भाई दिखेगा, इधर दिखेगा, पहले इधर समझा रहा हूँ ना, कॉस थीटा बराबर होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो उसी तरीके से माइनस टी का टी, कॉस टी को हम लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन साइन को माना है भाई, इसलिए आंसर जो हमारे साइन वाले में आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया, आई बेचारा साइन टी तो है, बढ़िया बात है, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। माइनस टी का, अब सबका वैल्यू बैठा दो, आप वैल्यू यूज कर लो, टी का वैल्यू कितना है भाई, तो टी का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, तो भाई साइन इनवर्स एक्स, 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन टी का वैल्यू कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी का वैल्यू, तो साइन टी का वैल्यू एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, आप इसे लिख लीजिए इतना, ओके। तो फ्रेश करके आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है फिर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल दिया है ना, ये फॉर्मूला ही बेस्ट पर है, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर दिया है इवेलुएट, मान ज्ञात कीजिए 1 to 2 इंटीग्रेशन करना है, 1 to 2 e की पावर 2x ब्रैकेट 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर, ठीक। तो मैं इसके पहले कुछ रूल बता दूँ, उसके बाद आप ये बना सकते हैं। देखो अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर a to b दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है, दिख रहा है यार, हाँ देखिए इधर से, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं a to b है और e के पावर kx है, ध्यान दीजिए मैं समझा रहा हूँ, फिर वहाँ पर रिलेट करेंगे इसके साथ। e के पावर kx है और यहाँ पर कोई फंक्शन है fx है, और इसी फंक्शन का जो है डिफ्रेंशिएशन यहाँ मौजूद है। क्या बोल रहा है सुनिएगा, यहाँ पर e के पावर kx है, फंक्शन जो है फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मौजूद हो, ठीक। और इसके साथ क्या होना चाहिए कि x के साथ यह जो कोफिशिएंट होता है k, वो बटे में हो, ठीक है ना।
तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आंसर कि ई के पावर के एक्स इंटू एफ एक्स जितना लिखते हैं और बटे में के लिखेंगे, ये आपका आंसर होता है जी। और नहीं तो बाई प्रोसेस बनाओगे तो बड़ा बन जाएगा यार, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। ई के पावर के एक्स फंक्शन यहाँ होना चाहिए, फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिल जाए और जो ये कोफिशिएंट है वो अगर बटे में हो तो हम लोग आंसर लिखते हैं ई के पावर के एक्स एफ एक्स जो यहाँ रहता है वो, ठीक है, और एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बटे में, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, अभी मिटा दूंगा मैंने, है ना। यहाँ देखो ई के पावर यहाँ 2x है ना जी, ई के पावर 2x है। और बताइए तो यहाँ जो फंक्शन है क्या डिफरेंशिएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है स्टूडेंट, -1/x² होता है, ठीक है। 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है, लेकिन हमने क्या बोला था, x के जो कोफिशिएंट हो अगर बटे में हो तो देखो x का कोफिशिएंट 2 है, एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमारा टाइप सेम है, तो हम इसे आंसर लिख सकते हैं ई के पावर 2x इंटू 1/x, ये मैंने लिख दिया, और x का जो नंबर रहेगा वो बटे में 2, ठीक। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जानते हैं यहाँ पर, ये कॉन्सेप्ट को लिख देता हूँ भाई, a to b दिखेगा ना, हाँ, ई के पावर के एक्स यहाँ पर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स रहता है, तो हम लोग लिखते हैं ई के पावर के एक्स इंटू एफ एक्स बटे में के, यहाँ पर के होना चाहिए, ओके। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, ओके, ये दिखा देंगे, ठीक है। इसको अब मिटा सकते हैं हम, ये इतना बराबर हम ये लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना बराबर इतना होता है, ठीक। अच्छा चलो, 1 to 2 लिमिट रहेगा वही रखेंगे भाई, a to b, हाँ। चलो अब वैल्यू पटा दो, वैल्यू पुट करिए x के जगह पर, यहाँ ना, है ना, तो पहले 2 बैठाइए जहाँ जहाँ x है, ठीक, बैठाओ भाई। ई के पावर यहाँ एक जगह 2 बैठाओगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 1/2, और ये बटा 2 था ये था, देखो 1/2 है ना, और ये बटा 2 का 2 है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। चलो अपर वाला वैल्यू बेटा एक्स जहाँ था वहाँ बैठा दिए 2, फिर माइनस, अब 1 बैठाइए एक्स जहाँ पर है, तो ई 2 इंटू 1 इंटू 1/1 बटा 2 का 2, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, ई के पावर 4 बटा में 2 दूनी 4 लिख देंगे हम इसको, माइनस ई के पावर 2 बटा में 2 हो जाएगा। देखो 1/1 1 ही ना होगा ये, है ना, 1 इंटू इसको गुना करेंगे, ई के पावर 2 रहेगा, है ना, और ये बटा 2 का 2, ठीक। चलिए अब दिख रहा है, हाँ। अब देखिए आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है यहाँ तक नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। चलिए ई का यहाँ 4 है, यहाँ ई स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, 4 और 2 में हम लोग अगर 4, चलिए ई स्क्वायर मैंने पहले कॉमन लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा भाई, ई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2, ठीक। हम यहाँ ले सकते थे, डायरेक्ट में लिख सकता था, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ भाई। ई स्क्वायर है, चलो एलसीएम बताओ इसका, 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ई स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 में 4 में तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप आंसर लिख सकते हो ई स्क्वायर बाई 4 ई स्क्वायर माइनस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। आंसर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसको समझिएगा, है ना, और ये जब समझ गए तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, और करने के बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसे लिख लीजिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, ओके। बोल रहा है इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन करना है π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x, ठीक। तो ये भी आपका प्रॉपर्टीज़ पे बन जाएगा। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें उसको,
π/6 से π/3 था, ठीक है ना। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, ये डिफिनिट का है तो इसको i बराबर मान लीजिए। π/6 से π/3 दिया हुआ है भाई, dx बटा 1 प्लस रूट है tan x। अच्छा tan x रहने दो भाई, ये दिया हुआ i। ओके, तो थोड़ा सा इसको हम क्या बोल रहे हैं और अच्छे से लिख लेते हैं। π/6 से π/3 करना है, dx बटा 1 प्लस, देखो जी tan x रूट का रूट, tan x को लिख सकते हैं स्टूडेंट sin x बटा cos x, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अच्छा ये जो रूट है, रूट के लिए sin x के लिए भी है और cos x के लिए भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, थोड़ा ध्यान दीजिए। π/6 से π/3 dx बटा 1 प्लस, ये लिख लिया मैं, रूट है sin x बाय रूट है cos x। क्लियर दिख रहा है, दिखने में दिक्कत हो जाता है। हाँ अब देखो ये एलसीएम आ जाएगा रूट cos x और बट्टा में रूट cos x रहेगा, ठीक है ना यहाँ पर, तो ये ऊपर चला जाएगा रूट cos x। मैं एक स्टेप में और अच्छे से लिखना चाहूँ तो देखो ऐसा लिखा जाएगा जी, इक्वल का इक्वल, हाँ π/6 से कितना है भाई π/3, देखो भाई रूट cos x यहाँ आ जाएगा, बटा रूट cos x रहेगा ना, तो ये रूट cos x जो बटे में है उसको ऊपर लिख सकते हैं, रूट है cos x बटा में यहाँ हो जाएगा रूट cos x प्लस रूट sin x। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आता होगा तो बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपने एलसीएम यहाँ लिया, एलसीएम इसका रूट cos x आएगा, जो मैंने यहाँ पर ऐसे रूट cos x रहा था तो यह ना लिख करके उसको ऊपर कर दिया हूँ, ठीक है ना। ठीक है, रूट cos x प्लस रूट sin x, ये आपका मतलब जो क्वेश्चन दिया था वो एक सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये भाई i बराबर सब चल रहा था, i बराबर था ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक। ओके, अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग एक प्रॉपर्टीज जानते हैं, है ना। क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो a से b fx dx, है ना, a to b fx dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इसको आप लिख सकते हैं a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। a to b वही रहेगा लिमिट, ठीक है ना, और पहले लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट जोड़ते हैं फिर माइनस x करते हैं, ठीक। ये आपका रूल है, प्रॉपर्टीज़ है मतलब, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें अप्लाई कर लेंगे, देखो i का i लिखना है, बराबर का बराबर कितना है भाई π/6, ये मेरा π/6 और b कितना है π/3, रूट का रूट कॉस का कॉस एक से, है ना। तो हमने क्या बोला, एंगल की जगह पर लिखेंगे a प्लस b, पहले a मेरा π/6 फिर b मेरा π/3 फिर माइनस x करना, देखो ना सेम टू सेम है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप ध्यान दो यहाँ पर, हाँ ऐसा बटा इसमें भी सभी में कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस x हो जाएगा प्लस रूट, यहाँ पर भी हो जाएगा, अच्छा दिख रहा है ना, साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x और ये dx, ठीक है जी। हाँ तो π/6 से π/3, ठीक। अब ध्यान दो जी, ये π/6 प्लस π/3 जोड़ो तो कितना आता है, कैलकुलेशन करो तो π/6 π/3 जोड़ोगे ना तो π/2 आएगा। देखो मैं करके दिखाऊँ, मेरे पास स्पेस नहीं होता, अरे भाई एलसीएम देखो मैं रफली यहाँ रफ कर रहा हूँ पहले, ठीक है। π/3 और π/6 आ जाएगा यहाँ पर पाई प्लस 3 से भागा देंगे, 3 दूनी 6 2 2 पाई, तो देखो तो 3 पाई 3 π/6 तो काटेगा तो π/2 ही ना मिलेगा जी, वही हम बोल रहे हैं यार। तो ये π/2 हो जाएगा, यानी कि रूट का रूट कॉस π/2 माइनस x
बटा रूट। आप पॉज करके लिख लिया करोगे जी, ठीक है ना, क्योंकि यार इधर अगर तुमको नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत हो, बनाने से कोई फ़ायदा नहीं मिला। cos π/2 माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा sin π/2 माइनस एक्स, ठीक है, dx। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 10th क्लास वाले फॉर्मूले पे, है ना। ऐसे नहीं कि 10th का फॉर्मूला है, लेकिन 10th में पढ़े थे cos π/2 माइनस एक्स को लिखते हैं sin x, होता है ना। cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होता था, तो यहाँ पर cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा। तो ऐसा करो स्टूडेंट, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है ना। उसके बाद हम इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना करिए तो पहले आप देखिए, मैंने इधर जो है इरेज कर दिया है ना। हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, आगे बढ़ते हैं। इधर आई बराबर चल रहा था, आई बराबर दिख रहा, आई बराबर, हाँ ठीक है, आई बराबर π/6 से π/3, है ना, लिमिट। देखो cos π/2 माइनस एक्स को sin x से लिख सकते हैं, यानी रूट में आपका हो जाएगा sin x, यहाँ पे रूट में हो जाएगा sin x प्लस रूट में हो जाएगा cos x, ठीक है जी। इसको आप अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इतना लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए आप, ओके। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को एडिंग लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आई बराबर था इतना और दूसरे में आई बराबर ही इतना है, तो इधर वाला को, दोनों को लेफ्ट वाला जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा जी, बराबर उसका फर्स्ट कितना है π/6 से π/3 रूट cos x बाई रूट cos x प्लस रूट sin x, प्लस दूसरे वाले का π/6 से π/3 रूट sin x बाई रूट sin x प्लस रूट cos x, ठीक। 2i बराबर π/6 से और कितना है भाई π/3, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, है रूट cos x प्लस रूट sin x। देखो π/6 से π/3, π/6 से π/3 दोनों का लिमिट सेम है ना, तो हमने कॉमन ले लिया उसको, π/6 से π/3, ओके। अब ध्यान दीजिए रूट cos x प्लस रूट sin x, यहाँ भी रूट cos x प्लस रूट sin x, नीचे वाला जो है बटे वाला जो टर्म है वो दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं रूट cos x प्लस रूट sin x, ओके। अब रही बात, जब दोनों का नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला कॉपी कर सकते हैं उसी तरह से, रूट cos x प्लस रूट sin x लिख दिया, और क्या भाई dx। अच्छा dx दोनों में छूट रहा है ना, dx जब इंटीग्रेशन लिखिएगा तो dx लिखाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान दो, सॉल्यूशन मैक्सिमम हो चुका है। देखो रूट cos x प्लस रूट sin x, रूट cos x प्लस रूट sin x दोनों जो सेम है पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया, ठीक है ना। तो आप जो है पॉज करके जो है यहाँ भी लिख लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ क्योंकि आगे इधर बनाना हो, आप लिख लीजिएगा पॉज करके। हाँ चलो भाई, तो 2i का 2i बराबर का बराबर, ये तो पूरा कट गया, तो बचा कितना π/6 से π/3 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, यानी 1 × dx बचा। तो 2i बराबर 1 dx मतलब dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है π/6 से π/3, तो 2i बराबर 2i बराबर, अब पहले अपर लिमिट वैल्यू बैठाइए, यानी कितना आएगा भाई π/3 फिर माइनस लोअर लिमिट π/6, 2i बराबर, इसका कैलकुलेशन करो, 3 और 6 कैल्शियम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2π माइनस पाई, हाँ 2i बराबर ये आपका π/6 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे i चाहिए, तो i बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे में 2 हो जाएगा π/12, ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट, है ना। तो थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इसको देख कर के यार बका जाते हैं, टेंशन यार छोड़ दे दूसरा बनाएंगे, है ना। लेकिन आप अगर मेहनत करने वाले बच्चे हैं तो डरेंगे किसी भी क्वेश्चन से नहीं, हमें उसको टाइम देना है, मेहनत करना उस पर होगा हमारा, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है जी।
तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है लेट, मान लीजिए ए वेक्टर दिया हुआ i + 4j + 2k वेक्टर है ना, ए वेक्टर पर वैल्यू दे दिया, बी वेक्टर बराबर दिया 3i - 2j + 7k और सी वेक्टर बराबर 2i - j + 4k। फाइंड ए वेक्टर डी। तो इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि डी वेक्टर बताइए क्या होगा। ए बी सी दे दिया और डी आपसे फाइंड करने बोल रहा है, लेकिन आगे कंडीशन बोल दिया है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है कि विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, यानी जो डी वेक्टर जो है, ये जो डी वेक्टर आपको जो फाइंड करना है वो विच इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है किस पर, टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पर। यानी जो डी वेक्टर है ना स्टूडेंट, वो ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम लोग काम करेंगे अभी, है ना, ये पहले समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर है, ठीक, परपेंडिकुलर बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, एंड और सी वेक्टर और डी वेक्टर को गुणा करने से कितना आता है, 15, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे डी पूछ रहा है, डी वेक्टर आखिर कितना होगा, ठीक है, निकालना है। तो देखो सिंपल से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मान लेते हैं कि डी वेक्टर जो है, लेट डी वेक्टर जो है वो a1i + b1j + c1k है। आई जे के फॉर्मेट तो होगा, है ना, क्योंकि वेक्टर है तो आएगा ही, लेकिन हमें आई के साथ कितना नंबर, बी के साथ क्या है, जे सी के साथ कितना, के साथ कितना है वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैंने a1 b1 c1 मान लिया, ठीक है। ओके, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर और बी वेक्टर पर भी। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर। पहला सब यही बोला था ना, दैट इज हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होता है ना, तो जब भी बोलता है ना तो यानी डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होता है, ठीक है, ये होता है। दैट इज, इसका आगे थोड़ा स्टेप कर लेते हैं, उसके बाद बी वाला सब करेंगे, ठीक है। तो डी कितना है, a1i b1j + c1k वेक्टर। ओके, ये इस तरह से i j k लिखते हैं डॉट डी ए वेक्टर कितना भाई, i + 4j, बड़ा मज़ा आ जाएगा स्टूडेंट, है ना, एकदम थोड़ा आराम से देखिएगा इसको, ठीक, बराबर कितना है, 0 है। दैट इज, अब इसको डॉट प्रोडक्ट हम लोग करना सीखे हैं, गुना करना जानते हैं, आई वाले आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ गुना करते हैं, है ना, ठीक है। चलो, तो देखिए आई आई यहाँ है ना, इसका सेट कितना है, 1 है, इसका कितना है, a1 है, तो 1 को a1 से गुना करेंगे तो a1 आएगा। जे वाला जे के साथ, जे का यहाँ 4 है, यहाँ b1 है, तो प्लस कितना होगा, 4b1, ठीक है, और यहाँ पर +2c1। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए, सॉरी c1 हो गया, बराबर 0, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए, ठीक। एंड और क्या बोला था कि डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ, ये भी तो बोला था ना। देखिए क्वेश्चन ही पढ़े थे हम लोग कि डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर पर, हम उसका काम कर रहे हैं कि बोला वैसा काम कर रहे हैं। दैट इज डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है, अगर परपेंडिकुलर बोला है तो ये होता है रूल के हिसाब से। दैट इज डी बताइए कितना है, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं, a1i b1j + c1k डॉट बी बोले तो 3i - 2j + 7k बराबर 0, ठीक है। दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा दिक्कत हो जाएगा फिर। i को i के साथ यानी 3a1 हो जाएगा, 3a1 - 2b1 7 + 7c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप क्या करो, आप इतना लिखो, ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम इरेज कर देंगे, मिटा देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, आप इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से हम लोग इरेज कर दिए, है ना, वहाँ तक हो चुका था, ठीक है। और आगे क्या बोला था, एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 होता है, ये दिया था। आल्सो, मतलब उसको लिख लिए थे ना स्टूडेंट, उसके बाद नीचे लिखेंगे आल्सो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर 15 दिया हुआ है। दैट इज सी वेक्टर हमारे पास कितना है भाई, 2i - j + 4k,
डॉट डी, डी बोले तो डी क्या माने थे, A1i ना, A1i प्लस B1j प्लस C1k बराबर 15 है। हाँ दैट इज, आगे चलते गुना कर लेते इसको डॉट में, आई को आई के साथ, यानी 2A1 हो जाएगा, B1 के साथ यहाँ -1 है तो माइनस B1 हो जाएगा, C1 यानी नंबर के साथ प्लस 4C1 बराबर 15। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा ना, तीसरा हो जाएगा। ओके, तो आप इसे भी लिख लीजिए। हाँ हो गया था यहाँ तक, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, है ना, आप इसे लिख लिए होंगे, है ना, तो इसको मैं लिखा नहीं, लिख लेता हूँ। चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अब आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। वहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन थर्ड पुट करके सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करने वाले हैं, बोलेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करने पर सोल्विंग। तो फर्स्ट क्या था भाई, फर्स्ट था, मैं लिख रखा हूँ कॉपी में यार, क्योंकि गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो A1 था, A1 प्लस 4B1 प्लस 2C1, ओके, बराबर 0 था। और दूसरा था 3A1 माइनस 2B1 प्लस 7C1, ये था स्टूडेंट, देख लो तो, ठीक है, यही होना चाहिए। ओके, अब क्या करना है, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। मतलब देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं, आप A1 लेंगे और A1 को ये हाइड करेंगे, छुपाएंगे। देखिए 7 चौके 28, नंबर को ले लीजिए क्रॉस, 7 चौके 28 लिख लेंगे, 28 माइनस, इसको गुना करिए, 2 दूनी 4, -4 आ रहा है तो यह हो जाएगा प्लस का 4। आप इसको रूल को जानते होंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है। A1 लिया आपने, 4 7 28 लिखा, बीच में माइनस होता है, अब इधर गुना करिए, 2 दूनी 4, -4 आ रहा है तो बीच यहाँ माइनस होता है, प्लस हो जाएगा जी। ओके, चलो B1 के लिए जब बीच वाला लेंगे ना, देखिए अभी जस्ट ये वाला लिया था तो ऐसे किया था, क्रॉस ऐसे किया था, फिर ऐसे किया था ना, ठीक है। अब देखिए बीच वाले के लिए, B1 के लिए पहले ऐसे करना स्टूडेंट, गुना, यानी कि 2 को 3 के से कितना हो जाएगा भाई, 6 माइनस, अब इसके साथ 1 × 7, 7 हो गया, दिख रहा है यार, इधर उधर घूम जाता है ना, बराबर। अब चलिए C के साथ, C1 के लिए ये यहाँ लेंगे, है ना, तो सेम टू सेम उसी तरह से फिर आ जाइए, 1 × -2 तो यानी -2, बीच में माइनस का साइन, 4 × 3, 4 3 के 12 हो जाएगा, यानी कि 12, ठीक। अब थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, A1 बटा 28 और 4 32 बराबर B1 बटा -1 C1 बटा 14, 12 2 14 है ना, -14 बराबर लिखेंगे K से, यानी कि सभी को हमें एक कांस्टेंट K से बराबर दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए अगर कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होगा तो आप उसे कर सकते हैं, है ना। मैं सही करना चाह रहा हूँ, मतलब 100% सही ही है, लेकिन अगर लगता है कि ऐसा कर सकते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, करना इसी तरह से, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, अब क्या बोल रहे हैं कि A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू निकाल लेंगे, हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए A1 बटा 32 बराबर के लिख सकते हैं, देखो गौर करो इधर, पहले समझ लो एक बात को, A1 बटा 32 बराबर के लिख सकते हैं, यानी A1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 के हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो वही हम कह रहे हैं यहाँ पर शॉर्टकट में, और A1 बराबर 32 के, अरे भाई 32 के, ठीक है, B1 बराबर माइनस के और C1 बराबर -14 के, ये वैल्यू निकल गया, A1 B1 C1, ठीक। ये वैल्यू जो निकला है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ये इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू, इधर दिखेगा, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1 इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड में रखेंगे, थर्ड क्या था भाई,
थर्ड में था 2a1 यानी कि 2a1, a1 बोले तो कितना 32 के, 32 के। फिर क्या था -b1, -b1 का वैल्यू कितना है माइनस के, तो हो जाएगा प्लस के। मैं एक बार लिख लेता हूँ पहले, 2a1 -b1 प्लस 4c1 बराबर कितना भाई 15। ये मैंने केवल इक्वेशन लिख रखा था स्टूडेंट कि मैंने मिटा देता हूँ तो फिर आपको तो आप तो लिख ले रहे हो, ठीक है, मेरे गड़बड़ हो जाएगा फिर। 2a1 बोले तो भाई 32 के, तो गुना करके लिख ना 32 में 64, 64 के। यहाँ पर -b1 है यानी b1 का वैल्यू माइनस के है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस के हो जाएगा, प्लस 4c1, c1 कितना भाई 14, 14 चौके 56 ना, 14 चौके 56, तो ये हो जाएगा -56 के बराबर 15। तो भाई कैलकुलेशन कर लो, देखो सही है ना यार, 64 और 1 65 हो जाएगा, 65 में से 56 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9k बचेगा जी, है ना, 9k बराबर 15, तो k बराबर 15/9, तो काट दो भाई, कितना आ गया, 3 से काटो, 3 दिन 3 3 3 बचे 15, k बराबर कितना मिला 5/3, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने a1 b1 c1 निकाल रखा था और उसमें से k आ गया, तो k का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब इसको फाइनली पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप जो है एकदम फ्रेश से स्टूडेंट, है ना, इतना लिख लो, फिर हम आगे बताते हैं, है ना, गड़बड़ाने की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आप सही बनाओगे, हैं। चलो भाई यहाँ तक लिख लो, ठीक है, लिखो तो हो गया, ये तक हो गया था, ठीक है। अब देखो 9, अब क्या करना है कि a1 बराबर a1 b1 c1 का फाइनल वैल्यू लिख लेना है। a1 कितना था 32k, है ना जी, तो 32k का वैल्यू कितना निकला है भाई 5/3, तो ये तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा तो क्या करें, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 15 16, 160/3। चले b1 का वैल्यू कितना निकला भाई, b1 कितना था -k, मतलब कि क्या k का वैल्यू निकला 5/3 यानी -5/3 आ गया। c1 का वैल्यू कितना था भाई -14k, तो k का वैल्यू 5/3 यानी कि इसको वैल्यू बैठा लेते हैं -14 गुने 5/3, कटेगा नहीं, 14 5 70/3 माइनस में, ठीक है ना। ये आपका निकल चुका है। तो हम लोग को डी वेक्टर लिखना था, क्या लिखना था, फाइंड करना था डी वेक्टर, इसलिए डी वेक्टर, तो क्या माने थे डी वेक्टर, a1i प्लस b1j प्लस c1k। देखो सुनिए, यही माने थे हम फाइनल में, डी यही लेट किए थे। दैट इज डी वेक्टर जो हमारा होगा वो a1 कितना निकला, a1 160/3, 160/3i लिखेंगे। b1 कितना निकला है -5/3, -5/3 दिख रहा है यार, -5/3 j, अच्छा c1 कितना निकला है -70/3 के, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हड़बड़ाने की चीज़ नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रख करके आपको काम करने हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई, चलो आगे फिर हम लोग करते हैं, इसको लिख लीजिए आप। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल है, एंगल निकालने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, और एक आता ही है इस टाइप का। तो दिया है, बोला फाइंड द एंगल फाइंड द एंगल, है ना, आपको एंगल फाइंड करना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। ये 2 लाइन्स दे रखे हैं स्टूडेंट, है ना, वेक्टर फॉर्म में, और वहाँ से आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको एक रूल बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप एंगल सिंपल निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इसको, गिवन लाइन इक्वेशन आर इन वेक्टर फॉर्म। देखिए ये जो है ना वो वेक्टर फॉर्म होता है, दिया है 3i + j - 2k प्लस लेमडा, है ना, तो वही मैं लिख रहे हैं, गिवन लाइन इक्वेशन आर इन वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। देखिए ये जो, देखिए आर वेक्टर बराबर पहला जो वेक्टर है ना ये इतना, ये इसको हम लोग a1 वेक्टर बोलते हैं इतना, प्लस लेमडा और इसे b1 वेक्टर। मैं इसीलिए मैं कंडीशन में ही कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको सिंपल लगेगा।
अच्छा, एंड आर वेक्टर बराबर A2 वेक्टर, देखिए A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, ठीक है। वेयर हम लिख देते हैं, वेयर लिख देते हैं, वेयर B1 वेक्टर बराबर कितना है भाई, B1 वेक्टर किसको माना, इसको I माइनस जे। अब बोलिएगा सर A1 काहे ना लिख रहे हैं, कि A1 का ज़रूरत एंगल निकालने में हम लोग अभी नहीं करते हैं, हम लोग को ज़रूरत होता है B1 और B2 का, इसीलिए हम इसी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लिख देना A1 इतना है, B1 इतना है, तो मैं काम कर रहा हूँ ज़रूरत के हिसाब से। B1 कितना भाई, B1 है I माइनस जे माइनस 2K, B2 कितना है भाई, यानी कि म्यू के साथ म्यू वाला 3I माइनस 5J माइनस 4K, ठीक है। मतलब अभी कुछ नहीं करना है, हमने बोला ये जो दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में लाइन इक्वेशन, उसको मैंने बोल दिया कि भाई ये जो गिवन है लाइन इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म, मतलब ऐसा दिया हुआ है जहाँ पर B1 का वैल्यू जो है, B1 का वैल्यू देखिए लेमडा, इसको बोले थे B1, तो B1 का वैल्यू लिख दिया और ये B2 लिख दिया। अब हम लोग काम करेंगे एंगल निकालने वाला, ठीक है। कैसे निकालते हैं एंगल देख लीजिए। सिंस एंगल बिटवीन टू लाइन्स है ना, सिंस एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर B1 इंटू B2 बटा B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ओके। B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, वेक्टर लिखे यार, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर बटा B1 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं इधर देखो कैलकुलेशन कर देता हूँ एकदम आराम से। चलो भाई, कॉस थीटा बराबर देखिए B1 वेक्टर, B1 कितना है भाई, I माइनस जे प्लस माइनस 2K डॉट B2 कितना है 3I, लिखेगा ना भाई, 3I आप समझ करके भी लिख सकते हैं, 3I आवाज़ मेरे भी सुन रहे होंगे, 5J माइनस 4K, अगर कहीं थोड़ा सा इमेज में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, और B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो B1 का निकालने का रूल, मैग्नीट्यूड निकालने का बताया था भाई कल, है कैसे निकालते हैं, B1 कितना है, यही ना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का है रूट का तरीका, 1 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, फिर B2 है ना, B2, तो B2 है हमारा रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, चलिए डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आप लोग, I वाला I के साथ, यानी 3 इंटू 1 मतलब 3 हो गया, माइनस 5 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस 4 को प्लस 2 के माइनस 2 के साथ, तो माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 8 बटा। अब चलिए यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, 4 और यहाँ एक 5 और एक 6, रूट 6, 4 कितना हो गया 16, ये 5 था ना यार, ठीक है हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 25 5 का स्क्वायर 25, यानी 50 आएगा। देखो इसका कैलकुलेशन कर सके, 50 आएगा, रूट 50, यानी कि कॉस थीटा बराबर कितने आ गया भाई, 8 5 13, 13 और 3 कितने हो गए 16 बटा, ये आपका हो जाएगा 50 6 35 है ना, 300 रूट 300, ठीक है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर और अच्छे से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं ये कर दूँ, कॉस थीटा बराबर 16 बटा 300 का रूट कितना आएगा, यानी कि 100 का होता है 10, तो 10 रूट 3, देखो इतना ही आएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है, समझे ना। अब कटेगा क्या 2 से, 2 8 और 2 25, मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो गया भाई 8 बटा 5 रूट 3, तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 8 बटा 5 रूट 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे हो जाएगा, ठीक है।
बाकी चीज़ें हैं कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन आपके हाथ का बात है, आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी एक बार आप देख लीजिए इसको। ओके जी, नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट इसका आज का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम एक सिंगल वीडियो में बना देंगे। कोई लाइट कट गया है तो देखिए धुंधला दिखने लगेगा और बनाने से फिर कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। ठीक है ना, तो आपको एक सिंगल जो है वो शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे इसमें। ठीक है, 2 4 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगेगा, एक सिंगल जो है वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम उसके अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम हो चुका है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेक्शन सी के साथ। ये हम बना के डाल देंगे भाई, समझे ना, इसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन सेक्शन सी हम कल आपको करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा हो, वो भी अच्छे से एग्ज़ाम लिख सके और पास हो सके। ठीक है, चलिए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। चलो जी, ठीक है, थैंक यू जी।